Today we are going to discuss about the screening and assessment of specific learning disability. ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसी लाइट में ही मैं आप लोगों को जो आज का मेरा डिस्कशन है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और लर्निंग डिसेबिलिटी को हम किस तरह से असेस करते हैं इस पर आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, जो जर्नली कौन से हम टूल यूज करते हैं और जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, तो उनके लिए हम क्या क्या जो टूल हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट। सबसे पहले जो इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, जो भी आज का हमारा टॉपिक है उसमें दो टर्म्स आ रही हैं, स्क्रीनिंग है और आइडेंटिफिकेशन है। देखिए, जब हम किसी भी डिसेबिलिटी के को पहचानने की या उसके आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो वो जो एक प्रोसेस है, असेसमेंट का जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद द स्क्रीनिंग। ठीक है, हाउ दैट असेसमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट। ठीक है, तो कोई तो हो है, कोई प्रोफेशनल तो है, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, दे हैव टू ऑब्जर्व सम सिम्टम्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द चाइल्ड, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बच्चे का जो एक फॉर्मल असेसमेंट है वो होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जो एक प्रोसेस है, जो एक इनिशियल स्टेज है आइडेंटिफिकेशन की या असेसमेंट की, उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, और स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस स्क्रीनिंग के लिए जो टीचर्स हैं और स्पेशली स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमें जो क्लास में कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस में हमें कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसका अचीवमेंट हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से बच्चा सीख नहीं पा रहा। हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट child, and we are not the appropriate professional। हम बता भी नहीं सकेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है बच्चे को विजन की प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम है, हो सकता है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस क्लास में उस लेवल से नहीं है जो होनी चाहिए, है ना। जैसे एज अप्रोप्रिएट होती है बच्चों की परफॉर्मेंस, ग्रेड अप्रोप्रिएट होती है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो हमें क्या करना है, हमें उन बच्चों को स्क्रीन आउट करना है। स्क्रीन आउट करना मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज चिल्ड्रन हु माइट बी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सम डिसेबिलिटी। अगर हमने उनको राइट टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं किया और उनका असेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है इट माइट लीड टू सम सीवियर डिसेबिलिटी। तो राइट टाइम पर बच्चे को स्क्रीन करना बहुत जरूरी है ना। तो स्क्रीनिंग क्या होगी, इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, और असेसमेंट प्रोसेस क्या है, जैसे हम बहुत सारी टर्म्स को हम ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। हम टेस्ट भी कहते हैं, हम इवेल्युएशन भी कहते हैं, हम असेसमेंट भी कहते हैं। टेस्ट टेस्ट क्या है, जैसे अब हम बच्चे को हमने पढ़ाने के बाद जो हम एक उसका एग्जाम लेते हैं, है ना, हमने उसको कुछ क्वेश्चंस दिए, वो क्या हो गया, वो हमारा टेस्ट हो गया। टेस्ट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन का क्या मतलब है कि हम जजमेंट कर रहे हैं। जजमेंट मतलब कि बच्चे ने सीखा या बच्चे ने नहीं सीखा, है ना। हम कहते हैं ना पास हुआ फेल हुआ, कि बच्चे ने कितने परसेंट स्कोर किया, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, बच्चा प्रोफिशिएंट है, बच्चे को और थोड़ी सी रेमिडिएशन की जरूरत है, क्या है। तो वो जब हम जजमेंट कर रहे हैं, हम वो इवेल्युएशन कर रहे हैं, है ना। और असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज द
ब्रॉडर टर्म, ये एक पूरा प्रोसेस है ना। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम जानकारी इकट्ठा करते हैं बच्चों के बारे में बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स, टेस्ट एंड मेथड, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वी मेक सम डिसीजन अबाउट द चाइल्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट की, ठीक है। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा है जो हो सकता है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जो टीचर उन बच्चों के साथ में पढ़ा रही हैं, उन बच्चों के साथ में काम कर रही हैं, सबसे पहले क्या है, दे हैव टू ऑब्जर्व देम, है ना, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स दे आर डूइंग इन देयर वर्क, है ना, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर शोइंग, है ना। हो सकता है बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, कोई और दिक्कत हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बच्चों को स्क्रीन आउट करना है ना। और स्क्रीनिंग करने के लिए कुछ हम अगेन हम यहाँ पर कुछ टूल यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्या आता है, ऑब्जर्वेशन, है ना। टीचर हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर, उसकी जो भी बच्चे के क्लास टास्क है उसको ऑब्जर्व करना है, बच्चे का जो दूसरे बच्चों के साथ में जो उसका इंटरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करना है, बच्चे की हर क्लास में परफॉर्मेंसेस जो है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ इनफॉर्मल इन्वेंटरीज या कुछ इनफॉर्मल टेस्ट हम यूज करते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, ठीक है। जब हम टेस्ट के लिए आगे हम टूल्स के लिए जब बात करेंगे, तो आप देखोगे कि कुछ टूल्स हैं जिनको हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं और कुछ टूल है जिनको हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, स्क्रीनिंग इनिशियल स्टेज हो गई कि हाँ इस बच्चे को फर्दर असेसमेंट की जरूरत है, ठीक है। और फर्दर असेसमेंट करने के लिए क्या करना है, टीचर को रेफर करना है टू अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को, जिसको भी हमें लगता है कि बच्चे को असेसमेंट की जरूरत है, वहां हमें बच्चे को रेफर करना है। और उसके बाद क्या करना है, जो वहां पर जो टेस्ट यूज किए जाएंगे, वो जो टेस्ट यूज होंगे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इन दो टर्म्स का थोड़ा सा मतलब मैंने आपको समझाया, ठीक है। और स्क्रीनिंग के पर मैं इसलिए इतना जोर कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टीचर्स का है, ठीक है। अगर टीचर्स ने बच्चे को इग्नोर कर दिया तो जो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, और जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो इंटरवेंशन भी टाइमली प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे के का जो ग्रोथ पीरियड था, जो उसका डेवलपमेंटल पीरियड था, वो निकल जाएगा और बच्चे के साथ लेटर ऑन हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। असेसमेंट के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ कि असेसमेंट इज एन एक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड एनालाइजिंग information about student for a purpose, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम बच्चे की इंफॉर्मेशन को डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है हमें, जब हम इंटरवेंशन प्लान करेंगे तो वी हैव टू प्लेस द चाइल्ड, इधर उसको हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में रखना है, उसको हमें रिसोर्स रूम्स में सेंड करना है, या उसको हमें किसी स्पेशल स्कूल में सेंड करना है, तो वो प्लेसमेंट हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, हम आ जाते हैं हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो जब भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट की बात करते हैं तो हमें जो क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉट अ सिंगल टेस्ट, नॉट अ सिंगल स्क्रीनिंग चेकलिस्ट, ठीक है, और नॉर अ सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट
कैन आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, कि क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी क्राइटेरिया की बात की थी कि जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं उनका क्या होता है, आईक्यू अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी होती है ना। क्या मतलब कि आईक्यू उनका हमेशा एवरेज और अबो एवरेज होता है, लेकिन उनका अचीवमेंट लेवल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की थी कि किसी सब्जेक्ट में दे परफॉर्म वेरी गुड और किसी एकेडमिक एरिया में दे डोंट परफॉर्म एज पर देयर इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, तो जब हम असेसमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू के लिए हम कौन से टूल यूज करते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, आईक्यू अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट। जैसे लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे हमने डेफिनेशंस के बेसिस पर लर्निंग डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया था। तो सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन चीज क्या थी कि लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इट इज अ डिसऑर्डर इन वन और मोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग एरियाज। ठीक है, तो उसको भी हमें इंश्योर करना है कि बच्चे को प्रोसेसिंग डेफिसिट है या नहीं है। प्रोसेसिंग डेफिसिट मतलब कि मेमोरी डेफिसिट है, परसेप्चुअल डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट है, मोटर डेफिसिट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कुछ टूल यूज करने जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, है ना। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या करना है, जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, न्यूरोलॉजिकली जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो किया जाता है वो यहाँ पर जरूरी है ना। तो ये टोटली मेडिकल एस्पेक्ट है और इसको कौन कंडक्ट करता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है ना, वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्राइटेरिया। जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो ये हमने कहा था, बात की थी कि किस लर्निंग प्रॉब्लम को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे और किसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को हमें क्या करना है, हमें रूल आउट करना है ना। जैसे कि अगर बच्चे को लर्निंग प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर, तो वो हमें रूल आउट करना है ना। अगर बच्चा पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है ना, कल्चरल डिप्रीवेशन है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो इस तरह के जो कारण हैं उन्हें हमें सबसे पहले रूल आउट करना है। ठीक है, तो जो अब हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए जो भी हम टूल्स यूज करेंगे उनका फोकस किस पर होगा, आईक्यू असेसमेंट करते हैं सबसे पहले, फिर देखा जाता है कि प्रोसेसिंग डेफिसिट्स है या नहीं है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और साथ के साथ जो एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्राइटेरिया है उसे देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, आईक्यू टेस्टिंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, जो पहला क्राइटेरिया है वो आ गया यहाँ पर, आईक्यू टेस्टिंग एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो व्हाई इज टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ये हम बात कर चुके हैं इन द लाइट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो यहाँ नीचे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए और सुन भी लीजिए ध्यान से कि there are 3 types of assessment tools that are used for testing for disability। वो कौन कौन से हैं, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज, टेस्ट ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें जो टेस्ट यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट का टेस्ट यूज किया जाता है, विस्क यूज करते हैं, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यूज किया जाता है। ठीक है,
ये क्या है, ये सब बाहर के टेस्ट हैं, इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लेकिन कुछ इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट भी हैं, जैसे कि भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, उसको हम यूज कर सकते हैं। मालिन्स का इंटेलिजेंस स्केल है, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो इन टेस्ट के बेसिस पर हम बच्चे का आईक्यू जान सकते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू कितना होना चाहिए, हमेशा एवरेज और अबव एवरेज होना चाहिए। तब हम आगे जो दूसरे असेसमेंट है उनको हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट ऑफ अचीवमेंट हमें यूज करने होते हैं। जैसे जो पहला क्राइटेरिया है उसमें हम क्या देख रहे हैं, आईक्यू अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी हम देख रहे हैं। तो आईक्यू के लिए हमने आईक्यू टेस्टिंग कर ली। अचीवमेंट बच्चे का देखने के लिए कुछ यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसमें कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, इन्हें यूज किया जा सकता है। जैसे कि वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, वुडकॉक रीडिंग मास्टरी टेस्ट है, वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट है। ये क्या है, ये अचीवमेंट टेस्ट है, इनको हम बच्चे का अचीवमेंट लेवल देखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पर, है ना। जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, DTLD, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से एक टेस्ट और है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ये जो टेस्ट है DTLD जो टेस्ट है, इसमें क्या है, इसमें 10 एरियाज, इसके 10 सब एरियाज हैं। ठीक है, और किस पर फोकस है, वो एरिया ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन और कॉग्निटिव एरियाज पर असेसमेंट होता है इस टेस्ट में। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड टेस्ट है। ये टेस्ट 8 से 11 साल के एज ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेस्ट जो है ये डॉक्टर स्मृति स्वरूप और डॉक्टर मेहता ने इसको डेवलप किया है, एंड इट इज वन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हम इंडिया में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ टूल की बात की जो डायग्नोस्टिक टूल थे। इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल स्क्रीनिंग टूल हम यूज करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, जहां हमने भी शुरू में बात की थी स्क्रीनिंग के लिए, तो स्क्रीनिंग के लिए हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, पहला टूल क्या है, वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वी हैव टू बी ऑब्जर्व बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे का बिहेवियर, उसकी डिफरेंट स्किल्स, सोशल स्किल्स, अडेप्टिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें हमें बच्चे की ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। हम कुछ इंटरव्यू और क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल क्लास टेस्ट एंड करिकुलम बेस्ड असेसमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली हम एरर एनालिसिस यूज करते हैं, टास्क एनालिसिस यूज करते हैं और केस स्टडी यूज करते हैं। एरर एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे डिसलेक्सिक बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की वो रीडिंग एरर्स कर रहे हैं। अभी हम आगे की स्लाइड्स में उसको डिस्कस करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग एरर्स अ डिसलेक्सिक चाइल्ड मेक। ठीक है, इसी तरह से टास्क एनालिसिस है कि कोई बच्चा डिस्ग्राफिया है जिसको रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है और उसको हमें डायग्नोज करना है, उसको हमें स्क्रीन आउट करना है, तो हम कुछ रिटन राइटिंग टास्क बच्चे को देखकर फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। उसका जो भी हाथ का पोस्चर है ना, वो किस तरह से जो ग्राफो मोटर कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है,
तो ये इन जनरल हमने बात की। अब हम एक एक जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, एक एक पर हम बात करेंगे और उनके लिए हम कौन से टूल यूज करते हैं उसे हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर असेसमेंट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू DSM डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रीडिंग डिसऑर्डर क्या है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हमने क्राइटेरिया बताया, तो उसी तरह से हम रीडिंग डिसऑर्डर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, जिसके बेसिस पर हम असेसमेंट टूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, रीडिंग अचीवमेंट as measured by individually administered standardized test of reading accuracy or comprehension is substantially below that expected given the person's chronological age, measured intelligence and age appropriate। ठीक है, क्या मतलब हो गया इस बात का कि बच्चे का जो रीडिंग अचीवमेंट है वो हमें असेस करना है। ठीक है, किस बेसिस पर असेस करना है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज करके बच्चे का रीडिंग लेवल या रीडिंग अचीवमेंट हमें जानना है कि बच्चे का जो रीडिंग है वो क्या है, वो एज अप्रोप्रिएट है, वो क्लास अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी वोकैबुलरी, क्या उसका सेंटेंस फॉर्मेशन, क्या उसका जो वर्बल कॉम्प्रहेंशन है वो है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का वो ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, disturbance in criteria A significantly influences with academic achievement or activities of daily living that require reading skill। कि अगर बच्चे का रीडिंग अचीवमेंट इज बिलो टू द एक्सपेक्टेड लेवल या उसके IQ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी कौन कौन से जो दूसरे एकेडमिक एस्पेक्ट हैं उनमें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। अगर बच्चे का रीडिंग लेवल अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल नहीं है तो ऑब्वियसली जो और दूसरे सब्जेक्ट हैं उसे पढ़ने में भी बच्चे को दिक्कत आएगी, है ना। उसको साइंस पढ़ने में दिक्कत आएगी, उसको एनवायरमेंटल साइंस के जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। उसको और दूसरी जो चीजें हैं जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को समझने के लिए भी रीडिंग की जरूरत है, जैसे प्रॉब्लम सम्स होते हैं, है ना। तो ये हमें देखना है कि बच्चे की कौन सी डेली लिविंग स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स डिस्टर्ब हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या देखना है हमें कि इफ अ सेंसरी डेफिसिट इज प्रेजेंट द रीडिंग डिफिकल्टीज आर इन एक्सेस ऑफ दोज यूजुअली एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, क्या कोई सेंसरी डेफिसिट तो प्रेजेंट नहीं है, हियरिंग डिसऑर्डर या विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को। अगर ऐसा होगा तो उसकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन चीजों को हमें क्या है, ये वाला जो है ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हमें असेसमेंट करना है कि बच्चे की रीडिंग प्रॉब्लम किस वजह से है। इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर इम्पेयरमेंट और अदर डिसेबिलिटी। ठीक है, नाउ वी फर्दर टॉक अबाउट रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जब हम रीडिंग एरर्स की बात करते हैं, देखिए जब हम असेसमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि रीडिंग की क्या किस तरह से हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग के लिए कौन से एसेंशियल एस्पेक्ट हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हम ऑब्जर्व करें और जिनकी एब्सेंस में हम ये कहें कि बच्चे को प्रॉब्लम है और इसे फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस तरह की रीडिंग एरर्स को ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है, वो क्या है, पुअर रीडिंग हैबिट्स और वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स। क्योंकि हमारी रीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी रीडिंग हैबिट्स है और हमारी वर्ड रिकॉग्निशन स्किल है। जितनी हमारी वर्ड रिकॉग्निशन स्किल होगी उतनी अच्छी हमारी रीडिंग होगी। वी कैन रीड द गिवन टेक्स्ट या गिवन पैराग्राफ फ्लुएंटली, राइट। तो वो
इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे अगर पुअर रीडिंग हैबिट है तो क्या होगा, बच्चा जो है वो रीडिंग करते करते, जैसे हम रीडिंग करते हैं तो वी फॉलो अ पैटर्न, है ना। हम इस वर्ड से फ्रीक्वेंटली से शुरू कर कर अपनी फिंगर को हम मूव करते हैं, फिर भी कम टू द नेक्स्ट लाइन। लेकिन जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो रीडिंग करते करते करने में क्या करते हैं, अपना जो प्लेस है रीडिंग का वो लूज कर देते हैं, है ना। कभी एक वर्ड पर आएंगे, उसके बाद किसी दूसरे वर्ड पर जंप करेंगे, ठीक है। दे डोंट लाइक रीडिंग, रीडिंग टास्क उनको पसंद नहीं होते, दे जस्ट अवॉइड रीडिंग, ठीक है। रीडिंग उनको पसंद नहीं है, वो क्या करेंगे, वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, वो टोटली अवॉइड करते हैं रीडिंग टास्क को, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वो रीडिंग टास्क करते हैं तो कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे अपनी आंखों को बहुत रब करेंगे या बहुत स्ट्रेन लेके वो बुक पर या पेज पर जो भी वो पढ़ रहे हैं उस पर ऐसा लगता है जैसे बहुत स्ट्रेन उनको पढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर रीडिंग हैबिट्स हम देख रहे हैं बच्चे के अंदर तो इट इज अलार्मिंग, ठीक है। फिर वर्ड रिकॉग्निशन एरर्स, किस तरह की एरर बच्चा कर रहा है ना। तो देयर आर सम रीडिंग एरर्स गिवन, जैसे वर्ड पढ़ते पढ़ते ओमिशन करना, ओमिट कर देना, मतलब छोड़ देने। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही केम टू द पार्क, उसको कैसे रीड करेंगे, ही केम टू पार्क, बीच में से कुछ वर्ड्स जो है वो ओमिट कर देते हैं, उनको वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इंसर्टिंग अ वर्ड, पढ़ते पढ़ते जो उनकी थिंकिंग चल रही होती है, जिस तरह से वो सोच रहे होते हैं, वो एक वर्ड जो है वो अपने आप से इंसर्ट कर देंगे, अपने आप से वो वर्ड लगा देंगे। जैसे ही केम टू द पार्क, तो यहाँ पे बोल दिया ही केम टू द ब्यूटीफुल पार्क, ही केम टू द ग्रीन पार्क, है ना, इस तरह से। देन सब्स्टिट्यूटिंग अ वर्ड फॉर अनदर, कि ही केम टू द पॉन्ड, पार्क ना बोलकर पॉन्ड बोल दिया, तो एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया। रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, रिवर्सिंग लेटर्स और रिवर्सिंग वर्ड, ठीक है। बी को डी पढ़ते हैं, है ना, डब्ल्यू को एम पढ़ेंगे या एम को डब्ल्यू पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जैसे वॉस को क्या पढ़ेंगे, सॉ पढ़ेंगे। वर्ड को मिसप्रोनाउंस करते हैं, जैसे पार्क इज रीड एज पोर्क, मिसप्रोनाउंसिएशन। फिर ट्रांसपोजिंग लेटर्स और वर्ड, है ना, ट्रांसपोज कर दिया कि अल्फाबेट जो है उसका प्लेस चेंज कर दिया, है ना। अल्फाबेट का भी कर सकते हैं और वर्ड का भी कर सकते हैं, जैसे पार्क इज रीड एज प्राग, है ना। तो ये ट्रांसपोजिंग, तो इस तरह की कुछ रीडिंग एरर्स अगर हम बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, दीज आर द अलार्मिंग साइंस, है ना। इनके बेसिस पर हम कुछ इंडिकेटर्स रीडिंग स्किल के समझते हैं, वो क्या क्या है, वो हमारी वर्ड रिकॉग्निशन स्किल है एंड कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। वर्ड रिकॉग्निशन स्किल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, अगर हमने बात की वर्ड रिकॉग्निशन स्किल, है ना, तो वर्ड रिकॉग्निशन स्किल में कौन कौन से एस्पेक्ट आ जाते हैं, कि सबसे पहले हमें देखना है बच्चे की अल्फाबेट नॉलेज, क्या उसको पूरे अच्छे से अल्फाबेट और उसके साउंड्स की जानकारी है, ठीक है। क्या वो लेटर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, क्या वो डिफरेंट साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, क्या वो लेटर और साउंड को एसोसिएट कर पा रहा है, ठीक है। रीडिंग क्या है, बेसिकली रीडिंग में हम क्या करते हैं, है? हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं, है ना, कि जैसे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, दीज आर द सिंबल्स, है ना, और एक हर सिंबल के लिए एक पर्टिकुलर साउंड है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम वर्ड को स्पेल आउट करना, वर्ड को रीड करना वो हम सीख लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी कोडिंग। रीडिंग क्या है, इट इज अ डी कोडिंग। तो उस डी कोडिंग करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि हमें जो है अल्फाबेट नॉलेज होनी चाहिए, जो भी अल्फाबेट है वो हमें पता होने चाहिए, किस अल्फाबेट के लिए कौन सी साउंड है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है अ की साउंड के लिए, यहाँ पे कि अगर हमने बोला कैट, है ना,
कट, तो ए की, ई की और यू की साउंड में, क्योंकि कभी कभी अ की साउंड आती है इनमें सब में। तो बच्चे को अल्फाबेट नॉलेज, उसकी साउंड, लेटर्स का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अक्सर जो सिमिलर टाइप से बनते हैं उनमें वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, जो थोड़ी सी सिमिलर साउंडिंग साउंड्स हैं क्या उनको वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, एसोसिएट कर पा रहा है ना। फिर क्या है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड, वर्ड को किस तरह से बनाना है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ वर्ड, कि अगर फोनेटिक एस्पेक्ट क्या हो गया, कि अगर बोला कैट, तो कैट में कितने फोनीम आ रहे हैं, क और ट, जब वो क और ट समझ पा रहा है तो क के लिए कौन सी साउंड है, अ के लिए कौन सी साउंड है, ट के लिए कौन सी साउंड है, क्या वो ये समझ पा रहा है। ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ साइट वर्ड, साइट वर्ड जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में यूज होते हैं, जो हम नॉर्मली जब हम रीडिंग सीखते हैं, रीडिंग सिखाते हैं तो बच्चे वो सीख लेते हैं, है ना, जैसे इज, एम, आर, द, देन, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे साइट वर्ड हैं। क्या ये साइट वर्ड बच्चे को आते हैं, इसकी नॉलेज है। ठीक है। फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज टू यूज न्यू वर्ड, है ना, जैसे जब नए वर्ड हम पढ़ते हैं तो वी यूज सम स्ट्रैटेजी। जैसे क्या बोला हमने, हमने बोला हनी, है ना, फिर बोला हमने कुछ इसी तरह से कोई बोला हमने वर्ड अंडर स्टैंड, तो अगर बच्चे के लिए ये नया वर्ड है तो वो कैसे पढ़ेगा, वो पहले अंडर पढ़ेगा फिर वो स्टैंड पढ़ेगा, है ना, तो अंडर स्टैंड। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं नए वर्ड्स को पढ़ने के लिए। तो क्या बच्चे वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये हमें वर्ड रिकॉग्निशन स्किल में ये चीजें ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग का पर्पस क्या होता है, रीडिंग का पर्पस होता है कॉम्प्रहेंड करना, कि जो भी हमने रीडिंग की, जो भी हमारा रीडिंग टास्क था, उसके बाद अब हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमने उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई और हम अब क्या कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या बच्चा ठीक से कॉम्प्रहेंशन कर पा रहा है या नहीं, या वो कैरेक्टर्स को नहीं पहचान पा रहा, वो जो पैराग्राफ बच्चे ने पढ़ा उसकी जो सीक्वेंस है उसको नहीं समझ पा रहा, ये हमें इस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अगर हमने इनमें से कुछ सिम्टम्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर देखे, तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे का जो एक कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है उसके लिए बच्चे को हमें रेफर करना है। ठीक है। बच्चे का अगर रीडिंग प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिक बच्चा, हमें लग रहा है कि हमारी क्लास में ये बच्चा जो है वो डिसलेक्सिक बच्चा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब अगर हम इसे रेफर करेंगे तो इस बच्चे के कौन कौन से टेस्ट इस पर किए जाएंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चा डिसलेक्सिक है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग है, फिर क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट देखने हैं, फिर क्या है, प्रोसेसिंग डेफिसिट देखने हैं, फिर क्या है, लैंग्वेज स्किल टेस्ट कंडक्ट करने हैं, और स्पेसिफिकली रीडिंग टेस्ट कंडक्ट करने हैं। और जब ये सारी सब चीजों की जब रिपोर्ट आती है, सब चीजें जब ये इंडिकेट करती हैं कि हाँ बच्चा जो है वो डिसलेक्सिक है, तभी हम कहेंगे कि हम बच्चे को डायग्नोज कर पाए। ठीक है। अच्छा, अगेन जिस भी एरिया का हम असेसमेंट करते हैं तो कुछ इनफॉर्मल टेस्ट करते हैं और कुछ हम फॉर्मल टेस्ट करते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट में हम हमेशा इन्वेंट्रीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो असेसमेंट ये करते हैं। और जो हमारे फॉर्मल टेस्ट होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बैटरीज यूज करते हैं, जैसे मैंने नाम लिया, भाटिया बैटरी का नाम लिया, है ना, कुछ हम सर्वे टेस्ट। और ये फॉर्मल टेस्ट में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हम हमेशा स्टैंडर्डाइज टेस्ट
यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ इनको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। देखिए इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्री में, जैसे सपोज हमें लग रहा है हमारी क्लास में जो बच्चा है, एक बच्चे को हमने ऑब्जर्व किया और हमें लगता है कि उसको शायद रीडिंग प्रॉब्लम है और हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक तो होता है कि कुछ कमर्शियली रीडिंग इन्वेंट्री, इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्रीज जो है वो अवेलेबल होती है, और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप भी बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके करिकुलम से हम वो इन्वेंट्री डेवलप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो जैसे सपोज बच्चा जो है 5th क्लास में है, तो 5th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है 5th और 4th क्लास की, उसमें से कुछ वर्ड हमें सेलेक्ट करने हैं और वो इन्वेंट्री हम बच्चे पर कंडक्ट करेंगे कि बच्चा इनमें से कितने वर्ड्स जो है वो रीड आउट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी स्पेलिंग बता पा रहा है, ये हमें देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं, उन्होंने, हम क्या कर सकते हैं, हम रूब्रिक्स बना सकते हैं, अपना कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि किस बच्चे को हम नॉन रीडर कहेंगे, कुछ को हम सिलेबिक रीडर कहेंगे, कुछ को हम वर्ड रीडर कहेंगे। कि कुछ बच्चे तो हैं कि जैसे अगर कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है तो उसको पढ़ रहे हैं CHEAT, है ना, वो उन्होंने ठीक पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम चीट पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो वो सिलेबिक रीडर हो गया, वो वर्ड रीडर नहीं हुआ, है ना। अगर बच्चा प्रॉपर सेंटेंस पढ़ रहा है तो वो फ्रेज रीडर हो गया, है ना, सेंटेंस रीडर हो गया। तो इस तरह से हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं इनफॉर्मल इन्वेंट्रीज के लिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सैंपल इन्वेंट्री। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स चूज किए हुए हैं और इसमें हम बच्चे को टाइम के साथ, हमने बोला बच्चे को कि 1 मिनट में हम बच्चा कितने वर्ड पढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं, तो उसने टाइमली पढ़ा या टाइम के बाद पढ़ा, तो ये कुछ इस तरह की इन्वेंट्रीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो रीडिंग इन्वेंट्रीज हम यूज करते हैं उसमें हम 3 क्राइटेरिया सेट करते हैं। वो क्या है, अगर जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 95% है, 95% या उसके अबो, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमने बच्चे को 100 वर्ड्स रीड आउट करने के लिए दिए और उसने 95 वर्ड को ठीक से पढ़ा, और उसके बेसिस पर जो कॉम्प्रहेंशन पूछा गया, कुछ सवाल पूछे गए, अगर वो 90% बच्चे ने ठीक से जवाब दे दिए, तो क्या मतलब है, बच्चे का जो रीडिंग लेवल है वो इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल है, एंड बच्चा इज गुड इन रीडिंग, और उसको किसी तरह की वैसे उसकी जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रीडर है। ठीक है, इसी तरह से अगर बच्चे का जो रीडिंग लेवल है, अगर वो 90% वर्ड्स ठीक से पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो कॉम्प्रिहेंशन स्कोर है वो 70% है ना, 70% है, तो क्या है, वो इंस्ट्रक्शनल रीडिंग लेवल है उसका, कि इसमें क्या है कि बच्चे को रेमिडिएशन की जरूरत है, रेमिडियल टीचिंग की जरूरत है, कि बच्चे में कुछ लर्निंग गैप्स हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन रीडिंग लेवल, कि बच्चे की परफॉर्मेंस अगर 90% से कम वर्ड वो पढ़ रहा है और 70% से कम उसका कॉम्प्रिहेंशन स्कोर है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे के लिए जो हम टीचिंग स्ट्रैटेजी, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिफिकल्ट है, और बच्चा जो है ही शुड गो फॉर फर्दर फॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, तो इनफॉर्मल इन्वेंट्री जब हम यूज करते हैं तो ये क्राइटेरिया हमें देखने होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बात की आपसे कि कमर्शियल इन्वेंट्रीज अवेलेबल होती हैं, तो ये जैसे आयोटा इनफॉर्मल वर्ड रीडिंग टेस्ट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ रीडिंग, ये है, ये कुछ कमर्शियल चीजें होती हैं जो अवेलेबल हैं
जिनको हम खरीद कर यूज कर सकते हैं. वी हैव टू पे फॉर इट एंड वी कैन यूज इट. ठीक है. पोर्टफोलियो असेसमेंट हम कर सकते हैं अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे हैं. तो पोर्टफोलियो में क्या करना है कि बच्चे की जो रीडिंग टास्क है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमें रिकॉर्ड करना है ना. रिकॉर्ड कर कर उसे हमें अपनी फाइल में उसका पोर्टफोलियो बनाना है. तो ये क्या है, ये पोर्टफोलियो रीडिंग असेसमेंट होता है. जैसे इस तरह से हम कोई फाइल बना सकते हैं और उसमें बच्चे की जो रीडिंग, जैसे रीडिंग लेवल कितना था, कॉम्प्रहेंशन टास्क कितने थे, बच्चे की वोकैबुलरी के लिए हमने क्या किया, हमने बच्चे का कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके लिए हमने कोई क्वेश्चनर कंडक्ट किया. तो वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम बच्चे का क्या करेंगे, वो हम एक उसके लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. तो पोर्टफोलियो में हम क्या क्या कर सकते हैं, रीडिंग असेसमेंट दे सकते हैं, कुछ स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन कराई, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस देखी, रीडिंग इंटरव्यू कंडक्ट किए. ठीक है. वर्ड्स और उसकी स्पेलिंग देखी. ठीक है. कुछ राइटिंग वर्कशॉप्स कराई, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस देखी. ठीक है. और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जैसे एरर एनालिसिस देखी. तो ये सब चीजें हमने उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको हमने रिकॉर्ड रखा है ना. ये उसका पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गया. और ये हमें किस लिए यूजफुल होता है, जब हम बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस प्लान करते हैं, बच्चे के लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं. तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स. ठीक है. अभी हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात कर रहे थे, अब हम फॉर्मल असेसमेंट पर आ जाते हैं कि जब हम रीडिंग डिसऑर्डर के लिए फॉर्मल असेसमेंट करेंगे तो किस तरह के फॉर्मल टेस्ट यूज किए जा सकते हैं. उसमें कुछ होते हैं सर्वे टेस्ट, कुछ होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और कुछ होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बैटरीज. ठीक है. मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो बुक्स में अवेलेबल है और जो कुछ साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो यूज करते हैं वो ये टेस्ट हैं. जैसे गेट्स का मैकगिनिट रीडिंग टेस्ट यूज किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है. दीज आर द सर्वे टेस्ट. ठीक है. और ये किस लेवल के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे गेट्स का जो टेस्ट है वो ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 के लिए यूज किया जा सकता है. मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट जो है वो ग्रेड किंडरगार्टन से 12th तक के लिए यूज किया जा सकता है. फिर आ जाता है वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट, ये एज 5 टू एडल्ट तक के लिए यूज किया जा सकता है. फिर हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए. जैसे बात की कि कुछ सर्वे टेस्ट होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं. तो जैसे इसमें है स्टैनफोर्ड डायग्नोस्टिक रीडिंग टेस्ट, वुडकॉक रीडिंग मास्टरी टेस्ट और जो अभी मैंने आपसे बात की DTRD डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, जो कि डॉक्टर स्मृति स्वरूप और धर्मिष्ठा H मेहता ने डेवलप किया है. ये क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है. ठीक है. कॉम्प्रहेंसिव बैटरीज, बैटरीज में क्या करते हैं कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट है रीडिंग के, है ना, लिसनिंग एबिलिटीज है, स्पेलिंग है, वर्बल कॉम्प्रहेंशन है ना, ये सब चीजें आ जाती हैं इनमें, इसलिए इनको बैटरी कहा जाता है. तो इसमें भी कुछ ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, इट इज वन ऑफ द बैटरी, है ना. ये आप, मैं पीपीटी शेयर कर लूंगी, आप लोग इनको इसमें से देख लीजिएगा. ठीक है. ये DTRD का जो टेस्ट है, ये इसकी तस्वीर है, ये इस तरह से दिखता है. ठीक है. इस टेस्ट में 2 लेवल्स हैं. DTRD इंडिविजुअली एडमिनिस्टर टेस्ट है. इसको भी 8 से 11 साल के बच्चों पर यूज किया जाता है. ठीक है. और DTRD जो है ये 8 रीडिंग कंपोनेंट्स को असेस करता है. ठीक है. वो 8 आइटम कौन कौन से हैं, वो है साउंड सिंबल एसोसिएशन है, ब्लेंडिंग ऑफ साउंड है,
फोनेमिक एनालिसिस है, विजुअल कंडीशनिंग है, सेमेंटिक क्लोजर है, लेक्सिकल प्रोसेसिंग है, लैंग्वेज इंटरनलाइजेशन है और कॉपी राइटिंग है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया में हम डाली यूज करते हैं। डाली एक स्क्रीनिंग असेसमेंट टूल है। डाली की फुल फॉर्म है डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है। डाली जो ये स्क्रीनिंग असेसमेंट टूल है, ये किसने डेवलप किया है? इट इज डेवलप्ड एट नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एंड द स्टडी वाज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। डाली के बारे में मैं थोड़ा सा पहले और बता देती हूँ। डाली जो है, इसमें 2 स्क्रीनिंग टूल इंक्लूड है ना। एक जो है पहला, उसको हम JST कहते हैं, जूनियर स्क्रीनिंग टूल, जो कि क्लास 1 to 2 के लिए फिजिबल है। और दूसरा जो है वो MST है। MST मतलब मिडिल स्क्रीनिंग टूल, वो क्लासेस 3 to 5 के लिए है सूटेबल। ठीक है। और इस टूल को जो है हम 4 लैंग्वेजेस, ये जो टूल है ये 4 लैंग्वेजेस में डेवलप किया जा चुका है अब तक, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और इंग्लिश। और इसमें अभी और दूसरी भाषाओं में भी इस टूल को डेवलप करने की जो है काम वो अभी चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए निम्हांस इंडेक्स जो है वो यूज करते हैं। निम्हांस इंडेक्स क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज Bangalore has developed the index to assess children with learning disability। ठीक है। और इस टेस्ट में भी 2 लेवल है। जो फर्स्ट लेवल है उसमें हम 5 से 7 साल के बच्चों को का असेसमेंट करते हैं, और जो दूसरा लेवल है उसमें हम 8 से 12 साल के बच्चों को असेस करते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात की डिसलेक्सिया के असेसमेंट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिस्ग्राफिया या जो राइटिंग डिसऑर्डर्स हैं उन पर। तो अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रिटन लैंग्वेज। ठीक है। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। रिटन लैंग्वेज क्या होती है? रिटन लैंग्वेज क्या है हमारा? रिटन लैंग्वेज इज द ग्राफोमोटर एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंशियल सिंबल टू कन्वे थॉट एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। कि जो हमने साउंड सिंबल की बात की, अब राइटिंग में हम क्या करें? ग्राफोमोटर। ठीक है। कि जो हम ग्राफीम है विद द एप्रोप्रिएट मोटर मूवमेंट, पर्टिकुलर साउंड के लिए जो ग्राफीम है वो हम ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो रीडिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज द ग्राफोमोटर एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंशियल सिंबल टू कन्वे थॉट एंड इंफॉर्मेशन, है ना। जो हमारे थॉट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम जब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इन रिटन फॉर्म, ठीक है, तो वो ये क्या है? ये हमारा ग्राफोमोटर एग्जीक्यूशन होता है। Since writing represents the last and most complex skill to develop, it is the most vulnerable to insult, injury and adverse genetic influences। ठीक है। क्यों ये प्रॉब्लम होती है? क्यों, किस वजह से ये डिफिकल्टीज आ जाती हैं? इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, इंजरी की वजह से भी आती है, और किसी ट्रॉमा की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स और इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो डिस्ग्राफिया के लिए हम देख सकते हैं, और इसमें भी वही चीज है कि अगर इन सिम्टम्स को हम अपने बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, और हमें क्या करना है? हमें बच्चे को फिर फर्दर असेसमेंट के लिए रेफर करना है। तो इन सिम्टम्स को, इन इंडिकेटर्स को अच्छे से जान लीजिए। इसमें क्या है? जैसे हैंड राइटिंग इज जनरली
इलेजिबल, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। देयर आर इनकंसिस्टेंसीज इन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग लिखने का हर एक का एक पैटर्न होता है ना। कभी हम सिर्फ, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिंट फॉर्म में लिखते हैं, प्रिंट फॉर्म मतलब कर्सिव में लिखते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं प्रिंट फॉर्म में, अलग अलग लिखते हैं, मिला के नहीं लिखते हैं। तो इन बच्चों में क्या है, ये इनकंसिस्टेंसीज इन राइटिंग होती हैं। कहीं पे कैपिटल लिख देते हैं, कभी कहीं पे कर्सिव लिख देते हैं, अपर केस लोअर केस जो है उसमें कंफ्यूजन नजर आता है इनकी राइटिंग में। ठीक है, फिर राइटिंग इज यूजुअली मार्क्ड विद इरेगुलर साइजेस, शेप और स्लांट ऑफ लेटर। जब लिखते हैं तो इरेगुलर साइज में बहुत नॉर्मल लिखना शुरू करेंगे, फिर बड़ा लिख देंगे, फिर छोटा लिख देंगे, है ना। लाइन ठीक से फॉर्म, ठीक से लाइन जो है उसमें नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। लाइन जो है वो लिखते लिखते वो फिर स्लांट हो गई है, या पेज में वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो जो एक पेज है उसमें ठीक से लिख नहीं पाते हैं। फिर letter position are inconsistent on the page and on line and margin। लेटर की पोजीशंस को ठीक से नहीं बना पाते हैं। लेटर जो स्पेस है उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जब हम लिखते हैं तो हम बीच में स्पेस छोड़ते हैं, है ना। हम लिखा हमने देयर आर डिफरेंट, तो देयर और आर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है ना। तो वो स्पेस ये शो नहीं कर पाते, उसमें इनकंसिस्टेंसीज दिखती हैं। अनयूजुअल एंड क्रैम्प्ड होल्ड ऑफ ऑन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। पेन या पेंसिल जो भी पकड़ रहे हैं तो उनकी ग्रिप जो है वो बहुत अनयूजुअल है, उनका पोस्चर ठीक नहीं है। हाथ को कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे करके लिख रहे हैं कुछ, है ना। तो जो उनका पोस्चर है हाथ का लिखते समय वो अनयूजुअल होता है। ठीक है, और कितना प्रेशर हम लिखते टाइम, हमारा जो राइटिंग ऑब्जेक्ट है और जिस पर हम लिख रहे हैं, चाहे हम अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं, हम या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम कहाँ लिख रहे हैं, एक फिक्स प्रेशर हमें लगाना पड़ता है ना। लेकिन इन बच्चों का क्या है, दे पुट लॉट ऑफ प्रेशर इन राइटिंग। तो वो अनयूजुअल चीज इनके लिखते समय हम ऑब्जर्व करते हैं। द गैप बिटवीन व्हाट इज थॉट एंड व्हाट इज रिटन इज वेरी वाइड एंड विजिबल, है ना। डिस्ग्राफिया की जब हम बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया में सबसे पहले हैंड राइटिंग आती है कि हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स इसमें आती है। तो तीसरी चीज क्या है, रिटन एक्सप्रेशन, है ना, कि जो हम सोच रहे हैं, are we able to put our thought on the paper। तो इन बच्चों में क्या है, वो रिटन कॉम्प्रहेंशन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लैक ऑफ सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द रिटन वर्क, रिटन वर्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। स्पेलिंग ऑफ वर्ड आर इनकंसिस्टेंट, करेक्ट इन सम प्लेसेस एंड रॉन्ग इन द अदर, है ना। स्पेलिंग जो है वो भी इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। अगर स्पेलिंग याद है तो वो हम हर जगह ठीक लिखते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे, कहीं किसी जगह पे ठीक लिख देंगे, किसी जगह पे ठीक नहीं लिखेंगे। ठीक है, मे शो साइन ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग, लेटर्स इन द वर्ड आर इन रॉन्ग पोजिशन, may write by reversing or inverting letters. Written work has many grammatical errors that are not visible in verbal responses. So these are some of the symptoms जिनको हम कहते हैं indicator for assessment। अगर इस तरह के symptoms हमें बच्चे में दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को assessment के लिए भेजना है। ठीक है, और इसमें भी जैसे रीडिंग के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, डिस्ग्राफिया के लिए या रिटन एक्सप्रेशन के लिए भी उसी तरह से क्राइटेरिया हमें फॉलो करना होता है। इसके लिए भी क्या है कि बच्ची की जो राइटिंग स्किल है वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसका इंटेलिजेंस लेवल और जो उसका अचीवमेंट है उसकी डिस्क्रिपेंसी देखनी है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो राइटिंग इश्यूज है, राइटिंग प्रॉब्लम है, जो लैक ऑफ राइटिंग स्किल है, उससे उनके और दूसरी
स्किल्स पर, उनकी जो डेली लिविंग स्किल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इंटरफेरेंस हो रही है, वो देखनी है, ठीक है। एंड इफ एनी सेंसरी डेफिसिट इज प्रेजेंट, वो हमें इंश्योर करना है कि कोई और सेंसरी डेफिसिट तो बच्चे को नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर रिटन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जब हम जैसे रीडिंग में हम क्या करते हैं, जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें कॉम्प्रहेंशन देखनी होती है और हमें वर्ड रीडिंग स्किल देखनी होती है। तो जब हम राइटिंग डिसऑर्डर का असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें किन किन एरियाज के असेसमेंट को हमें फोकस करना है। असेसमेंट फॉर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर और सिंटेक्स एंड रिटन एक्सप्रेशन। तो जो भी हमारे असेसमेंट टूल होंगे दैट शुड हैव फोकस ऑन दीज एरियाज, ठीक है। कि हमें हैंड राइटिंग असेसमेंट भी करना है, हमें स्पेलिंग असेसमेंट भी करना है, हमें ग्रामर और सिंटेक्स भी देखना है बच्चे का, और हमें उनका रिटन एक्सप्रेशन भी देखना है, ठीक है। ये बताने का तात्पर्य यही है कि जब हम बच्चे को, अगर सपोज हम कोई असेसमेंट कर रहे हैं और अगर हम कोई असेसमेंट टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक एंश्योर कि आवर असेसमेंट टूल शुड हैव इंक्लूडेड टेस्ट ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग क्या है, अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी रिक्वायरिंग visual, spatial motor ability, fine motor control and memory, ठीक है। अब हैंड राइटिंग जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्यों है, क्योंकि इसमें वी नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। जब हम लिखते हैं तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन किस वजह से है, हमारा विजुअल परसेप्शन, हमारा स्पाशियल परसेप्शन, हमारी मोटर एबिलिटीज, ठीक है। कि क्या हम देख रहे हैं, किस तरह से हम स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, और किस तरह के मोटर मूवमेंट हम यूज कर रहे हैं फॉर राइटिंग। तो हैंड राइटिंग के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। visual spatial motor ability, our fine motor control and our memory, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ सैंपल हैं जो डिस्ग्राफिक बच्चों की राइटिंग, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सैंपल है बच्चों का, आप देख सकते हैं। कुछ समझ में आ रही है राइटिंग, कुछ नहीं समझ में आ रही है ना। ये देखिए, ये दूसरा सैंपल है। जैसे मैंने अभी मैं कह रही थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो मिक्स करके लिखते हैं। इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने प्रिंट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है कि सारे वर्ड जो हैं वो अलग अलग बनाए हैं इन्होंने, सारे सिलेबल को, है ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं और कहीं कुछ कुछ वर्ड में वो कर्सिव लिख देते हैं, तो उसको मिक्स राइटिंग कहते हैं। ये देखिए, ये तीसरा एक सैंपल है। ठीक है। अब इन बच्चों में भी किस तरह की एरर्स ये करें जो हमें ऑब्जर्व करनी है, वो हम देख लेते हैं। सम ऑफ द कॉमन एरर्स दैट कैन बी सीन व्हाइल स्टूडेंट राइट इंक्लूड। तो किस तरह की एरर्स है, जैसे फेलियर टू क्लोज लेटर, GAB, है ना। जब जी हम बनाते हैं तो उसको अधूरा छोड़ देते हैं, उसको पूरा फॉर्म नहीं करते, है ना। ए, अक्सर बहुत सारे वर्ड्स में ए आता है, तो ए को किस तरह से ज्वाइन करना है ना, ये वो नहीं कर पाते हैं। लिखते समय क्या प्रॉब्लम आती है, साइज में बी टू स्मॉल और टू बिग। ये हमने अभी एग्जाम उसमें भी देखा, एक जो फर्स्ट सैंपल दिखाया था कि बहुत छोटा छोटा लिखा था, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स एंड लेटर्स आर पुअरली स्पेस्ड, है ना। तीसरे सैंपल में हमने क्या देखा कि बहुत ज्यादा स्पेस दिया हुआ है, तो हम एक जो वर्ड है उसको नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से। फिर क्या है, देयर इज टू मच प्रेशर ऑन द पेपर व्हाइल राइटिंग लीडिंग टू इम्प्रेशन ऑन द सब्सिक्वेंट पेजेस। इतना बहुत क्या बोलते हैं, इतने प्रेशर के साथ में लिखेंगे कि कॉपी के जो और
बाद के पेजेस हैं उस पर उसके इम्प्रेशन आ जाते हैं। द वर्ड एंड द लेटर शो पुअर अलाइनमेंट एंड रन अप और डाउन अवे फ्रॉम द लाइन। लाइन में नहीं लिख पाते हैं, है ना, या तो ऊपर या नीचे इस तरह से लिखते हैं। मिक्स अप ऑफ कैपिटल लेटर एंड लोअर केस लेटर, समझ नहीं आता कि कहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट लिखेंगे, कहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं। तो इस तरह की एरर्स बहुत कॉमनली दिखती हैं जिन बच्चों को रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, पुअर और ऑकवर्ड ग्रास्प ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे पेन पकड़ते हैं नॉर्मली, इस तरह से हम पेन पकड़ते हैं, हम प्रेशर देते हैं पेन पर, ऐसे। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, अब जब हम हैंड राइटिंग के लिए असेसमेंट करते हैं तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, है ना। चेकलिस्ट में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, चेकलिस्ट में क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरर्स एंड बिहेवियर उसे हम ऐड करते हैं, और ये हम देखते हैं चेकलिस्ट में हम देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम बच्चे में है या नहीं है। ठीक है, और चेकलिस्ट जो है वो नॉर्मली टीचर्स अपने आप फिल करते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है, द स्टूडेंट ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। क्या बच्चा कोई जब सेंटेंस शुरू करता है तो कैपिटल लेटर से शुरू करता है, तो हमें क्या लिखना है, यस और नो। अगर करता है तो यस, नहीं करता तो नो। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट है, द स्टूडेंट ऑलवेज क्लोजेस द ओ एट द सेम। ठीक है, जैसे जब हम ओ लिखते हैं, किसी वर्ड के बीच में ओ लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ओ के साथ दूसरे अल्फाबेट को कैसे अटैच करना है। तो क्या वो ओ को ठीक से फॉर्म कर पाता है, क्लोज कर पाता है कि नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स वर्क इज नीटली प्लेस्ड ऑन द लाइन, क्या वो अच्छे से लाइन में लिख रहा है या नहीं लिख रहा। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट हम बना सकते हैं चेकलिस्ट के फॉर्म में। और कुछ रूब्रिक्स कि अब जो इनकी परफॉर्मेंस आई, जो हमने चेकलिस्ट में देखा, उसके बेसिस पर कुछ हम रूब्रिक्स सेट कर सकते हैं कि अगर सब चीजें जो है वो अप्रोप्रिएट है तो हम कह सकते हैं बच्चा इज एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग, प्रोफिशिएंट हैंड राइटिंग है, नीड इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इन रूब्रिक के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं हैंड राइटिंग के लिए। कुछ हम असेसमेंट यूज कर सकते हैं बच्चों की स्पेलिंग एरर्स को नोटिस करने के लिए, स्पेलिंग एरर्स को देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को असेसमेंट पर हम बात कर लेते हैं। तो जब हम इनका असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करनी है ना। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखना है, इनका जो पोस्चर है कि एट द टाइम ऑफ एनी राइटिंग टास्क, जब वो लिख रहे हैं, है ना, उनका पोस्चर कैसा है, वो उनका बैठे कैसे हैं, हाथ उन्होंने कहाँ रखे हैं, राइटिंग ऑब्जेक्ट उन्होंने कैसे किया है, और मसल स्ट्रेंथ, मतलब जब हम लिखते हैं तो कितनी मसल स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्केच पेन है या पेन है या पेंसिल है या कोई कलर है ना। मसल टोन, है ना, बहुत हल्के से हमने पकड़ा है ऑब्जेक्ट कि हम उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहे, या बहुत टाइटली हमने पकड़ा है ना। फिर हमें देखना है हैंड डोमिनेंस देखना है कि बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंडेड है या वो राइट हैंडेड है, पेंसिल प्रेशर कितना वो डाल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ऑक्यूलर मोटर मूवमेंट, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा जो है हम आंखें भी उसी डायरेक्शन में हम हमारी मूवमेंट होता है आई का भी, तो वो मूवमेंट हमें देखना है कि क्या बच्चे का जो वो ऑक्यूलर मोटर कंट्रोल है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होती है जब हम डिस्ग्राफिक बच्चों का असेसमेंट करने जब हम जाते हैं। ठीक है, अब
इसमें क्या है, जो डिस्ग्राफिया के लिए जो टेस्ट यूज किए जाते हैं उसमें अगेन दो तरह के मेन एस्पेक्ट पर हम टूल को यूज करते हैं। पहला जो है वो है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, है ना, कि जो राइटिंग के पार्ट्स हैं, डिफरेंट एरियाज है राइटिंग के, उसके लिए हम असेसमेंट टूल यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, थेमेटिक, कि उन स्किल्स को जिसमें हम पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, जो हमारे दिमाग में थॉट है उसको हम ठीक से नरेट कर पा रहे हैं, तो वो थेमेटिक एस्पेक्ट है। फिर तीसरा क्या है, फाइन मोटर स्किल। तो जब डिस्ग्राफिया को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें कितने तरह के टेस्ट को यूज करना है, उन टेस्ट को यूज करना है जिसमें हम राइटिंग मैकेनिक्स को हम असेस कर सकें। फिर हमें थेमेटिक टेस्ट यूज करने हैं। थेमेटिक टेस्ट का मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स देखने के लिए हमें टेस्ट यूज करने हैं, और बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको असेस करने के लिए हमें टेस्ट यूज करने हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे टेस्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज है, ठीक है, वुडकॉक जॉनसन्स टेस्ट ऑफ अचीवमेंट है। ये हर डिसेबिलिटी के लिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, हर डिसेबिलिटी के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट भी बहुत कॉमनली यूज टेस्ट है, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया सबके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जल्दी से डिस्कैल्कुलिया पर, है ना। हमने रीडिंग के बारे में पढ़ लिया, हमने राइटिंग के बारे में पढ़ लिया, राइटिंग के जो असेसमेंट टूल हैं उनको हमने समझ लिया कि क्या क्या है। हमें पहले क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करनी है, और जो हमारे राइटिंग डिसऑर्डर के असेसमेंट के लिए जो टूल यूज करने हैं उसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें असेसमेंट फाइन मोटर स्किल के लिए करना है, हमें थेमेटिक एस्पेक्ट के लिए करना है, और हमें क्या करना है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग को असेस करना है। ठीक है, कुछ टेस्ट के मैंने यहाँ पर नाम बताए। अब हम आ जाते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, डिसऑर्डर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जब बच्चों को कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, अब जब हम डिस्कैल्कुलिया का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगेन हमें वही तीनों क्राइटेरिया पहले देखने हैं। बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल देखना है ना, और उसकी डिस्क्रिपेंसी देखनी है कि बच्चा इंटेलिजेंट है बट उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने में, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उसे करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स स्किल बच्चे की उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरी स्किल्स पर, और क्या जो बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स में कमी जो है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन और बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, अदर प्रॉब्लम और अदर डिसेबिलिटी, उसको हमें इंश्योर करना है ना। तो जब हमें अगर शक है कि बच्चा जो है उसको डिस्कैल्कुलिया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, ठीक है, प्रोसेसिंग डेफिसिट के टेस्ट करने हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी पर टेस्ट करने हैं, और दूसरे फैक्टर्स को हमें रूल आउट करना है। ठीक है, अब असेसमेंट इन मैथ्स इंक्लूड द फॉलोइंग। जब हम मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग वेदर द मैथमेटिकल डेफिसिट अकर इन आइसोलेशन और आर दे पार्ट ऑफ अ मच लार्जर इशू। ठीक है, क्या सिर्फ बच्चे को मैथमेटिकल डिसऑर्डर है या कोई और भी इश्यूज हैं। ठीक है, क्या रीडिंग और मैथमेटिक्स की इशू है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया का हमें लग रहा है प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया का लग रहा है ना, किसी लार्जर इशू के साथ में है, या सिर्फ बच्चे को मैथमेटिकल डेफिसिट्स है, ये हमें देखना है।
फिर क्या है, इंडिकेटिंग द पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिकल स्किल में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमें पता होनी चाहिए। फिर डिटरमाइनिंग एट विच लेवल इज द चाइल्ड फंक्शनिंग इन मैथ। ठीक है, बच्चे का इनिशियल लेवल मतलब कहाँ तक के कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर है और उसके बाद कहाँ से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो लेवल है ना, जहां पर वो ठीक से मैथ्स फंक्शंस को कर पा रहा है, वो हमें इंश्योर करना है। फिर क्या है, establishing the use of problem solving strategies that a child employed to arrive at answer and solution. Problem solving skill are very important for mathematics and arithmetic. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हमें देखनी है अपने असेसमेंट टूल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम लेंगे एज अ इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, है ना। क्या चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, किन चीजों को हम देखेंगे जिससे हमें लगेगा कि नहीं, बच्चे को हो सकता है कि मैथमेटिकल डिसऑर्डर हो, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो, है ना, जिसके बेसिस पर हम ये इंश्योर कर सकें कि हाँ, वी हैव टू मेक रेफरल फॉर फर्दर असेसमेंट। तो वो क्या क्या है, पहला क्या है इसमें, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन टू मैथमेटिकल टास्क thus leaving incomplete step in a sum। ठीक है, मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बच्चा इज नॉट अटेंटिव। ठीक है, और इसलिए वो जो है अपने जो सम कर रहा है वो इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, नहीं आ रहा समझ में तो छोड़ दिया। इनएबिलिटी टू ग्रास्प एंड रिमेंबर बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा, जिसमें हम रूल्स, फॉर्मूला, सीक्वेंस, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फैक्ट, ये बच्चे को समझने में प्रॉब्लम है। ठीक है, पुअर लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ कॉन्सेप्ट मास्टरी, may remember the mathematical fact on one day and completely forget the next day। आज याद हो गया, आज अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट डे उसको भूल गए। तो पुअर लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, वो उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहते हैं और वो जल्दी से उन कॉन्सेप्ट्स को, उन रूल्स को, उन फॉर्मूलाज को वो भूल जाते हैं। डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, डायरेक्शन। ठीक है, इनेबिलिटी टू रिकॉल शेड्यूल्स एंड सीक्वेंस ऑफ पास्ट ऑफ और फ्यूचर इवेंट्स, अनेबल टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, मे बी chronically late, may frequently lose place while solving a math sum। ठीक है, तो these are some of the symptoms। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि बच्चे में है, तो हमें ये इंडिकेशन है कि बच्चे को असेसमेंट की जरूरत है। शो साइन ऑफ कंफ्यूजन व्हेन मल्टीपल स्टेप्स आर इन्वॉल्व, cannot manage all the demand of a complex problem such as word problem, even thought he or she may know component, fact and procedure। When the problem are caused due to visual spatial difficulty, the student may not be able to write within the given boxes or space, may reverse the direction of the digit and may be able to align the number, thus creating confusion for him or herself। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो मैथमेटिकल डिफिकल्टीज हैं वो क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज इन विजुअल स्पाशियल परसेप्शन। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम मैथ्स की सम्स जब हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें फॉलो करना होता है ना, एक डिजिट के नीचे हमें दूसरा डिजिट लिखना होता है ना, पर्टिकुलर जैसे एलसीएम करते हैं तो पर्टिकुलर एक पैटर्न है काम करने का, जब हम डिवीजन करते हैं तब पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है कि किस डिजिट के, टेंस डिजिट के नीचे हमें नंबर लिखना है, वंस डिजिट के नीचे लिखना है ना। तो ये नहीं समझ पाते, इसलिए इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो हमने अभी बात की, इन सिम्टम्स की बात की,
ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये जानना है कि बच्चे में जो ये डिफिकल्टीज आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स जो है वो नॉर्मली एक लेवल पर आकर सब बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है और मैथ्स के लिए एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है ना। तो क्या जो मैथमेटिकल डिफिकल्टीज हैं वो किस वजह से हैं, ये हमें इंश्योर करना होता है बिफोर असेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीनों चीजें देखनी है कि मैथमेटिकल डिफिकल्टीज जो है वो क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रोसेसिंग एरिया में है। तो हमें क्या देखना है, जो तीन बातें यहाँ पे लिखी हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, क्या इस वजह से मैथमेटिकल डिफिकल्टीज है, या लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी की वजह से मैथमेटिकल डिफिकल्टीज है ना। क्योंकि रिसर्चेस ये शो करती हैं जैसे डिसलेक्सिक बच्चे हैं तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम इन रीडिंग दे हैव डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स आल्सो, है ना। जैसे प्रॉब्लम सम्स को जब रीड नहीं कर पा रहे तो उसको प्रॉब्लम्स जो है उन्हें नहीं समझ पा रहे और उनको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये हमें देखना है। और तीसरी चीज क्या है, मैथ एंजाइटी, है ना। क्योंकि कभी कभी डिफिकल्टी की वजह से या जब कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती है ना, या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से या समटाइम्स पुअर टीचिंग की वजह से एक मैथ्स एंजाइटी डेवलप हो जाती है, तो वो उसकी वजह से भी मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आती है। और ये कॉमनली हम देखते हैं, जैसे 9-10 के बाद बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगने लगता है। तो इट इज नॉट डिसकैलकुलिया, इट इज मैथमेटिकल डिफिकल्टी, है ना, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैथ एंजाइटी। तो ये हमें असेसमेंट से पहले इन चीजों को इंश्योर करना जरूरी है ताकि हमारा जो असेसमेंट एरिया है वो हम ठीक से चूज कर सकें और असेसमेंट को ठीक से कर सकें। ठीक है, अब जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज है तो इसमें किन एरियाज पर हमें फोकस करना है, बच्चे की मोटर प्रॉब्लम, अटेंशन प्रॉब्लम, मेमोरी एंड रिट्रीवल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स इन विजुअल स्पाशियल प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, वो बच्चा डिजिट ठीक से सुन नहीं पा रहा, डिजिट की साउंड ठीक से नहीं सुन पा रहा, तो ऑब्वियसली उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। अगर बच्चे को विजुअल स्पाशियल प्रोसेसिंग में डेफिसिट है तब भी बच्चे को डायरेक्शन, टाइम, स्पेस समझने में प्रॉब्लम आएगी और वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को मेमोरी एंड रिट्रीवल की प्रॉब्लम है, मेमोराइज नहीं कर पा रहा, है ना, टेबल्स नहीं लर्न कर पा रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट, रूल्स, फॉर्मूलाज अगर लर्न नहीं कर पा रहे, उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे, तो उन्हें मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, अटेंशन प्रॉब्लम अगर है ना, अटेंशन डिसऑर्डर है, जब अटेंशन पे नहीं कर पा रहा और तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो जब अटेंशन नहीं है तो लर्निंग भी नहीं है। इसी तरह से अगर मोटर प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी मैथमेटिक्स की डिफिकल्टीज हो सकती है ना। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज में हमें इन सब चीजों को इंश्योर करना होता है। फिर आ गए लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज। अगर लैंग्वेज इश्यूज है जैसे अभी बात की, है ना, तो भी इनको मैथमेटिकल एबिलिटीज डेवलप होने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी आर एविडेंस बाय द चाइल्ड्स यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना। अगर लैंग्वेज उसको क्लियर नहीं है तो उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने में भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे प्री मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, है ना। प्री मैथमेटिकल स्किल कौन सी होती है, हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, ज्यादा, कम, भारी, हल्का, बहुत, थोड़ा, पास, दूर, है ना। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद फिर इससे हम क्या सिखाते हैं, जमा, घटा, गुना, है ना। तो लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स एबिलिटी डेवलप करने में, है ना।
कि प्लस का क्या मतलब है, टेक अवे का क्या मतलब है, कैरिंग का क्या मतलब है, बोरोइंग का क्या मतलब है ना। तो इन अगर लैंग्वेज इश्यूज हैं तो भी बच्चा जो है इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नहीं समझ पाएगा और उसकी मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो ये मैथमेटिकल और लैंग्वेज का जो रिलेशन है वो हमें देखना होता है। ठीक है, फिर आ गया मैथ एंजाइटी। जैसे अभी हमने बात की, मैथ एंजाइटी डेवलप हो जाती है बच्चों में। एंड मैथ एंजाइटी क्या है? इट इज एन इमोशन बेस्ड रिएक्शन टू mathematics that cause individual to freeze up when they confront math problem or when they take math test, है ना। बहुत से बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है कि मैथ की क्लास जब आती थी उनके पेट में कुछ बटरफ्लाईज होने लगती थी। जब मैथ का कोई एग्जाम होता है तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मैथ एंजाइटी कि मैथ्स के लिए उन्होंने एक डर डेवलप कर लिया है ना। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगेन क्राइटेरिया वही तीनों क्राइटेरिया हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। IQ अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी, है ना, एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्राइटेरिया एंड which academic area is affected because of the disability। ठीक है, अगेन जब हम मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज को जब हम असेस करेंगे तो अगेन हमें फॉर्मल टेस्ट और इनफॉर्मल टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट हमें यूज करने हैं। फॉर्मल टेस्ट में अगेन सर्वे टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव बैटरीज यूज करनी है। और इनफॉर्मल टेस्ट में वही हमें ऑब्जर्वेशन, स्क्रीनिंग, चेकलिस्ट ये हमें यूज करनी है। देखिए सर्वे टेस्ट में कुछ यहाँ पर नाम है, डायग्नोस्टिक मैथ्स। मैम प्लीज मैम लास्ट पिक मैम। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, जैसे अभी हमने बात की, ये कुछ फॉर्मल टेस्ट हैं। ठीक है, ये सर्वे टेस्ट हैं कुछ जो हम मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसमें है कैलिफोर्निया अचीवमेंट टेस्ट, आयोवा टेस्ट ऑफ बेसिक स्किल्स, मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, कुछ अचीवमेंट टेस्ट और हैं इसमें, जैसे कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट है, पी बॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट है, वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट है, वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में कुछ नाम हैं, जैसे की मैथ रिवाइज्ड, अ डायग्नोस्टिक इन्वेंटरी ऑफ एसेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टैनफोर्ड डायग्नोस्टिक मैथमेटिक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटीज है। जो अभी मैं जो नाम ले रही हूँ ये सब कमर्शियल टेस्ट हैं। अगर किसी को कंडक्ट करना है तो वी हैव टू परचेज दीज टेस्ट। ठीक है, अब इनफॉर्मल मेजर्स की मैंने बात की तो अगेन इसमें हम इनफॉर्मल इन्वेंटरीज, ठीक है, कुछ हम एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल एरर्स के बेसिस पर और हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे नंबर स्किल इन्वेंटरी के लिए एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये लगाया है इमेज है। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल एरर एनालिसिस है तो एरर एनालिसिस में हमें किस तरह की एरर्स बच्चे कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, प्लेस वैल्यू क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू समझ पा रहे हैं तो इनिशियल स्किल्स कितनी है, किस प्लेस तक की वैल्यूज को वो ठीक से इंडिकेट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल फैक्ट्स। ठीक है, प्रोसेस जो है किसी भी सवाल को करने का जो एक प्रोसेस है क्या वो ठीक से प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं तो हमें पता है कि जब हम एडिशन करेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट और लेफ्ट। कहाँ से हम शुरू करते हैं? अगर हम 2 या 3 डिजिट का नंबर को जमा कर रहे हैं तो राइट से शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चा जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहा है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरह की एरर्स को हमें ऑब्जर्व करना है। फिर करिकुलम बेस्ड असेसमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट में क्या करना है हमें, बच्चे की जो टारगेट स्किल्स है
वो हमें देखनी है, क्या एडिशन कर पा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जो बच्चे का सिलेबस है जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें वो जो चीजें हैं वो ठीक से उसने लर्न की है कि नहीं की, है ना। अगर हम 1 डिजिट करा रहे हैं तो बच्चा कर पा रहा है, लेकिन अगर हम 2 डिजिट करा रहे हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें टारगेट स्किल के, अब हमें जो काम करना है, हमें जो बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस करनी है, बनानी है, या टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो डेवलप करनी है, वो किसके लिए करनी है, कि हमें बच्चे को 2 डिजिट स्किल्स को 2 डिजिट नंबर को ऐड करना सिखाना है। उसमें भी फिर कैरी ओवर सम जो है वो हमें सिखाना है ना। तो ये सब इस तरह से हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट हम बच्चे का कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट असेसमेंट टूल फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.